चैप्टर 4 अवस्थिति एवं विन्यास। स्थिति। भारत का हृदय प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण अपने नाम को चरितार्थ करता है। मध्य प्रदेश पूर्णतः स्थलरुद्ध राज्य है। इस राज्य की सीमा ना तो किसी समुद्री सीमा को छूती है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। देश के 5 राज्यों क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ से घिरा मध्य प्रदेश राज्य लगभग आयताकार है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर तथा सोनभद्र। पूर्व में छत्तीसगढ़, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेरी, बिलासपुर, कोरिया तथा सूरजपुर। पश्चिम में राजस्थान, धौलपुर, करौली, माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा तथा गुजरात, बड़ोदरा। दक्षिण में महाराष्ट्र, घूले, भुसावल, अमरावती, नागपुर एवं भंडारा है। अक्षांशीय दृष्टि से मध्य प्रदेश उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मध्य प्रदेश की मुख्य भूमि 21 डिग्री 21 मिनट से 26 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 2 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। इस प्रकार इसका अक्षांशीय विस्तार 5 डिग्री 34 मिनट तथा देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 46 मिनट है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती हुई नर्मदा नदी के समानांतर गुजरती है। फलतः इसके दक्षिण का भाग उष्ण तथा उत्तर का भाग उपोष्ण रहता है। कर्क मध्य प्रदेश के 14 जिले क्रमशः रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर से होकर गुजरती है। रतलाम कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई 870 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 605 किलोमीटर है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना है। भारत का मानक याम्योत्तर उत्तर प्रदेश प्रांत में इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर माना गया है, जो 5 राज्यों क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश सीमावर्ती राज्य तथा उनसे सटे जिले क्रमांक। सीमावर्ती राज्य स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या, दिशाक्रम, नाम। जिलों की संख्या, दिशाक्रम, जिलों का नाम। 1 उत्तर प्रदेश 14 पूरब से पश्चिम सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड एवं मुरैना। 2 राजस्थान 10 उत्तर से दक्षिण मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। 3 महाराष्ट्र 9 पूरब से पश्चिम बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी एवं अलीराजपुर। 4 छत्तीसगढ़ 6 उत्तर से दक्षिण सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। 5 गुजरात 2 उत्तर से दक्षिण झाबुआ, अलीराजपुर। 1 सिंगरौली जिला 2 राज्यों क्रमशः उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। झाबुआ जिला 2 राज्यों राजस्थान और गुजरात की सीमा को स्पर्श करता है। बालाघाट जिला 2 राज्यों क्रमशः महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। अलीराजपुर जिला 2 राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा को स्पर्श करता है। भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के पूर्वी सीमांत रीवा शहर के पास से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि प्रथम स्थान पर राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। सबसे उत्तरी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।
सबसे पूर्वी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ तथा सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य राजस्थान है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली तथा सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर व झाबुआ है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले। क्रमांक जिला का नाम क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। 1 छिंदवाड़ा 11,815, 2 सागर 10,252, 3 शिवपुरी 10,066, 4 बैतूल 10,043, 5 बालाघाट 9,229। मध्य प्रदेश न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिले। क्रमांक जिला का नाम क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। 1 निमाड़ी 1317.45, 2 भोपाल 2,772, 3 आगरमालवा 2,785, 4 दतिया 2,902, 5 अलीराजपुर 3,182। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना तथा भिंड एवं सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्यों की कुल संख्या 5 है। ये सीमावर्ती राज्य हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य गुजरात है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर तथा सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, सबसे छोटा जिला निमाड़ी है। प्राकृतिक स्थिति। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठार के बीच एक अवरोधक भाग रहा है। मध्य प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण यदि प्राकृतिक रूप से किया जाए तो इसके उत्तर में समतल विशाली मैदान है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान में फैला पश्चिमी मैदान स्थित है। गुजरात का मैदानी भाग पश्चिम में गुजरात प्रदेश की सीमा बनाता है। गुजरात में प्रायद्वीपीय पठार तथा पूर्व में नदी घाटियां मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हैं। जलवायु की दृष्टि से मध्य प्रदेश पूर्वी भारत की अधिक वर्षा और पश्चिमी भारत की शुष्क जलवायु वाले भाग में स्थित है। भारत के संदर्भ में इसकी स्थिति औसत प्रकार की कही जा सकती है। सापेक्षिक स्थिति। मध्य प्रदेश देश की राजधानी दिल्ली से दक्षिण, मुंबई महानगर से पूर्व, कोलकाता महानगर से पश्चिम में स्थित है। चेन्नई अपेक्षया अधिक दूर दक्षिण में स्थित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। 2 मध्य प्रदेश की सीमाएं कुल कितने प्रदेशों से जुड़ी हैं? 5। 3 मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे समीप हैं? उज्जैन, रतलाम, राजगढ़। 4 क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 2 जिले कौन से हैं? छिंदवाड़ा, सागर। 5 मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिलों में नहीं है बुरहानपुर। 6 मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? 45। 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन के बाद देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। 8 विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? 5। 9 निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांश के निकटतम है? रीवा। 10 रीवा एवं सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार एवं सही विकल्प चुनिए। सीधी में सूर्योदय आधा घंटा पहले होगा। 11 मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252। 12 मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52। 13 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? विदर्भ। 14 निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? सिंगरौली। 15 मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? श्योपुर। 16 नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? राजस्थान। 17 क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? दतिया। 18 मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं है क्योंकि भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है। 19 मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश कर्क रेखा। 20 बिहार की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगी हुई नहीं है। 21
मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों की सीमा को छूता है? झाबुआ। पेज 66 चैप्टर 5 संरचना एवं भू आकृति। मध्य प्रदेश की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना एवं इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों तथा प्लेट की क्षैतिज संरचना की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूगार्भिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भाग है। मध्य प्रदेश से प्राचीन काल की आद्य महाकल्प से लेकर नवीन टर्शियरी युग के शैल प्राप्त शैल समूह पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक संरचना के युग एवं प्रमुख शैल समूह। क्रमांक युग शैल समूह: 1 नवीन एलुवियम, 2 प्लीस्टोस्टेन पुरातन एलुवियम तथा लेटेराइट, 3 लोअर इयोसीन अपर क्रिटेशियस दक्कन ट्रैप तथा अंतर ट्रैपियन, 4 लोअर क्रिटेशियस मध्य ट्रिएसिक ऊपरी गोंडवाना शैल समूह, 5 लोअर ट्रिएसिक अपर कार्बोनिफेरस लोअर गोंडवाना शैल समूह, 6 कैम्ब्रियन अपर विंध्यन शैल समूह, 7 लेट प्री कैम्ब्रियन लोअर विंध्यन शैल समूह कडप्पा, 8 अर्ली प्री कैम्ब्रियन धारवाड़ तथा तुल्य शैल समूह, 9 आर्कियंस ग्रेनाइट तथा नीस। 1 आद्य महाकल्प। मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक बनावट आद्य महाकल्प शैल संघ से बनी है। पश्चिम की ओर ये प्राचीन शैल संघ विंध्यन शैल समूह तथा दक्कन ट्रैप से आवृत है। विंध्यन तथा दक्कन ट्रैप का आधार ही महाकल्प की चट्टानें हैं। इन प्रारंभिक चट्टानों में जीवाश्म तथा किसी प्रकार के जीवन के चिन्ह नहीं मिलते हैं। बुंदेलखंड में ये प्राचीन शैल संघ गुलाबी ग्रेनाइट है जिसमें फोलिएशन बहुत सीमित है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन नीस में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विभेदन हुआ है जो अब सतह पर बुंदेलखंड नीस के रूप में मिलती है। बुंदेलखंड नीस आर्कियन क्रम की चट्टानों में बुंदेलखंड नीस सबसे प्राचीन प्राथमिक चट्टानें हैं। जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। यह मानव जीवन से भी अधिक पुरानी चट्टानें हैं। बुंदेलखंड नीस का निर्माण आद्य कल्प में हुआ। ये रवेदार हैं जिनमें अवशेष का अभाव है। बुंदेलखंड नीस में मुख्यतः लाल ऑर्थोक्लेज, फेल्सपार, लाल क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेंड क्लोराइट आदि खनिज पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। 2 धारवाड़ शैल समूह। धारवाड़ शैल समूह महा आद्यकल्प की चट्टानों के अपरदन से निकले पदार्थों से बना है। धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें दक्षिणी मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिलों में मिलती हैं। सोन नदी के दक्षिण में उसके समानांतर धारवाड़ शैल समूह की एक लंबी सक्रिय पेटी है। छिंदवाड़ा में धारवाड़ शैल समूह सॉसर सीरीज के नाम से पुकारे जाते हैं जिसमें मैग्नीज निक्षेपण मिलते हैं। सॉसर सीरीज के ऊपर अपेक्षया नवीन तथा न्यून कायांतरण की चट्टानें मिलती हैं जिन्हें सिकोली सीरीज के नाम से पुकारते हैं। बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानों को चिपली सीरीज की संज्ञा दी जाती है जिनमें काफ़ी मोटी स्लेट तथा फाइलाइट की तहें मिलती हैं जो अंतर्भौमिक क्रियाओं के प्रभाव के कारण टूटी तथा मुड़ी हुई हैं तथा जिनमें ज्वालामुखी पदार्थ का अंतर्भेदन हुआ है। 3 पुराना संघ। पुराना संघ शैल समूह के 2 भाग हैं। 1 कडप्पा शैल समूह, 2 विंध्यन शैल समूह। कडप्पा शैल समूह निचले कडप्पा शैल समूह की ऊपरी तहें बिजावर सीरीज के नाम से पुकारी जाती हैं जिनमें चूने के पत्थर, हॉर्न स्टोन, बालू का पत्थर, हेमेटाइट तथा क्वार्ट्जाइट की तहें मिलती हैं। बिजावर सीरीज की चट्टानें बिजावर, पन्ना तथा ग्वालियर के निकट मिलती हैं तथा इनमें हुए ज्वालामुखी विभेदों से हीरा मिलता है। पन्ना का प्रसिद्ध हीरे की खान इन्हीं चट्टानों में है। मध्य प्रदेश की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मिलने वाली अरावली शैल समूह की चट्टानों को ग्वालियर सीरीज के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर सीरीज बिजावर से अधिक भिन्न नहीं है। विंध्यन शैल समूह मध्य प्रदेश का उत्तरी पठारी भाग महाद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है जिसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है। भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी की दरार घाटी की खाड़ी ढाल मात्र है। इसी नर्मदा घाटी की खड़ी ढाल मात्र है।
इसी प्रकार कैमूर पर्वत सोन नदी की दरार घाटी की खड़ी ढाल है। पेज 68 विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इन चट्टानों का नाम विंध्याचल के नाम पर पड़ा है। लगभग 4200 मीटर मोटाई की ये रवेदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। इस क्रम की चट्टानों में जीवाश्मीय अवशेषों का अभाव पाया जाता है। विंध्यन क्रम की परतदार चट्टानों में डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी एवं वर्ण मिट्टी मिलते हैं। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, सांची का स्तूप, ग्वालियर का किला, आगरा का किला, सिकंदरा तथा फतेहपुर सिकरी इन्हीं बलुआ पत्थरों से बना है। मध्य प्रदेश में विंध्यन शैल समूह के दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक लोअर विंध्यन तथा दो अपर विंध्यन। लोअर विंध्यन का विस्तार विंध्याचल श्रेणी में दृष्टिगत होते हैं जो नर्मदा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक फैली है। अपर विंध्यन का विस्तार नर्मदा के उत्तर में मिलते हैं जिन्हें कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में द्रविड़, संघ, कैम्ब्रियन, साइलूरियन, डिवोनियन, लोअर तथा मिडल कार्बोनिफेरस युग के शैल समूहों का नितांत अभाव है। 4 आर्य समूह। आर्य महाकल्प का विस्तार अपर कार्बनी कल्प से अत्यंत नूतन युग तक माना जाता है। आर्य समूह की चट्टानों को गोंडवाना शैल समूह के नाम से जाना जाता है। यह शैल समूह मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में फैला है। गोंडवाना शैल समूह। मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें 2 क्षेत्रों में मिलती हैं, सतपुड़ा क्षेत्र तथा बघेलखंड पठार, जहाँ ये शैल समूह एक अर्धवृत्त के रूप में उत्तर में सीधी से दक्षिण में रायगढ़ तक वितरित है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक लोअर गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना कल्प के प्रथम शैल समूह तालचीर नाम से पुकारे जाते हैं जो सोन महानदी घाटियों तथा सतपुड़ा क्षेत्रों में मिलते हैं। ये तहें 10 से 122 मीटर मोटी हैं। तालचीर शैल समूह के ऊपर करहरवारी, बरकार तथा मेटूर स्तर है। इन्हें दामोदर की घाटी में बरकार तथा रानीगंज स्तर के समक्ष रखा जा सकता है। पेंच घाटी तथा मोहपानी के कोयला क्षेत्र बरकार स्तर में आते हैं। बी मध्य गोंडवाना शैल समूह। सतपुड़ा क्षेत्र में मध्य गोंडवाना शैल समूह का समुचित विकास हुआ है तथा उसके चारों ओर पंचेत, पचमढ़ी, देवना तथा बागरा विस्तृत क्षेत्र में मिलते हैं तथा सोन महानदी क्षेत्र में परसोरा तथा टीकी नाम से जाने जाते हैं। पचमढ़ी क्षेत्र में महाकाय मोटी तहों वाला बालू का पत्थर मिलता है। लौह की अधिक मात्रा के कारण यह पीले से लाल रंग का है। अवशेषों के आधार पर देवना तथा बागरा शैल समूहों को अलग किया जाता है। इसी प्रकार बघेलखंड, परसोरा तथा टीकी स्तरों का भी सीमांकन होता है। सी अपर गोंडवाना शैल समूह। सतपुड़ा तथा बघेलखंड दोनों ही क्षेत्रों में अपर गोंडवाना शैल समूह मिलते हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में यह चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से पुकारी जाती है। 5 क्रिटेशियस कल्प। क्रिटेशियस कल्प में दक्कन के पठार में विभिन्न क्रियाएं हुई जिनके चिन्ह मध्य प्रदेश के भूविज्ञान में मिलते हैं। नर्मदा की घाटी के कुछ भागों में नदी तथा एस्चुरी के निक्षेप से बने शैल समूह मिलते हैं जिनका नाम बाघ सीरीज है। मध्य प्रदेश के अन्य भागों में बिखरे हुए अन्य निक्षेपण लमेटा सीरीज के नाम से पुकारे जाते हैं जो बाघ स्तर से अपेक्षाकृत नए हैं। क्रिटेशियस कल्प के अंत में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के कारण संपूर्ण पश्चिमी पठार दक्कन ट्रैप की मोटी तहों से ढक गया। दक्कन ट्रैप बाघ तथा लमेटा स्तरों के निक्षेपण के पश्चात दक्कन के पठार पर बड़े पैमाने पर दरारी ज्वालामुखी क्रिया हुई जिसके कारण बेसाल्ट की कई हजार मोटी तहों से तत्कालीन भौतिक स्वरूप आवृत हो गए। इस निक्षेपण को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी प्रदेश इसी का भाग है जहां इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर डिवीजन के भाग दक्कन ट्रैप के बने हुए हैं। मालवा तथा मध्य भारत में मिडिल ट्रैप तथा नर्मदा घाटी में लोअर ट्रैप मिलता है। 6 तृतीय शैल समूह।
भारतवर्ष के उत्तरी भाग में अवस्थित हिमालय पर्वतमाला का निर्माण टर्शियरी कल्प में गोंडवानालैंड एवं अंगारालैंड के मध्य स्थित तैथिस सागर में अत्यधिक मात्रा में अवसादों के निक्षेपण एवं भूगर्भिक हलचलों, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण इन निक्षेपित पदार्थों के ऊपर उठ जाने के कारण हुआ। इसी समय दक्कन के पठार को वर्तमान आकार मिला। इन अंतर्भौमिक क्रियाओं का प्रभाव दक्कन के पठार के उत्तरी भाग पर भी पड़ा, जो मध्य प्रदेश का भाग है। दक्षिणी भाग दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में नर्मदा सोन की घाटी भूभाग के नीचे धंसने से बनी तथा उसके अंतर का संपूर्ण पठार ऊपर उठा। मध्य प्रदेश उच्चावच। मध्य प्रदेश में समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचाई वाला भूभाग उत्तर में चंबल बेसिन तथा दक्षिण पश्चिम में नर्मदा घाटी में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा भूभाग प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित सतपुड़ा की श्रेणियां और पहाड़ियां हैं, जिनका विस्तार गुजरात की राजपीपला की पहाड़ियों से लेकर मैकल श्रेणी के पूर्व में देवगढ़ पहाड़ियों के रूप में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग पर मैकल श्रेणी तथा नर्मदा सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार स्थित है। सतपुड़ा के उत्तर में इसके समानांतर फैली हुई नर्मदा तथा सोन की घाटियां हैं, जिनमें ये नदियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो महादेव श्रेणी में स्थित है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी है, जो वास्तव में एक कगार है और मालवा पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर मालवा पठार का विस्तार है, जिसका ढाल उत्तर की ओर है। पेज 70। मालवा के उत्तर में मध्य भारत पठार का कगारी प्रदेश फैला है। इसी से लगा हुआ कगारों तथा बेसिनों के मिश्रण से बना एक क्षेत्र है, जिसे विंध्यन कगारी प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश भौतिक विभाग HP चटर्जी द्वारा निर्धारित तथा भारत के राष्ट्रीय मानचित्रावली में प्रस्तुत भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश को दो वृहद भौतिक विभागों क्रमशः मध्य उच्च भूमि तथा प्रायद्वीपीय पठार में विभक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा सोन द्रोणी इन विभागों की विभाजक रेखा है। मध्य प्रदेश के दो वृहद भौतिक विभागों को पुनः 8 प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जो है 1 मध्य उच्च भूमि मालवा पठार, मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड उच्च भूमि, विंध्यन कगारी प्रदेश, विंध्याचल श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी। 2 प्रायद्वीपीय पठार, सतपुड़ा की श्रेणियां, बघेलखंड पठार। 1 मध्य उच्च भूमि। दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी, पूर्व में कैमूर के कगार एवं पश्चिम में अरावली श्रेणियों के बीच स्थित त्रिभुजाकार पठार को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि की उत्तरी सीमा साधारणतः यमुना नदी बनाती है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में दक्कन ट्रैप से आवृत भूभाग मोटे तौर पर मालवा पठार के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि का यह पश्चिमी भाग है। पूर्व में मालवा पठार की सीमा सागर तक मानी जाती है। उत्तर में तिहरे पठारों मंदसौर को दक्कन ट्रैप पार नहीं कर सका तथा गुना तक इसका विस्तार मिलता है। विंध्यन श्रेणी मालवा का पठार का दक्षिणी भाग है। मालवा का पठार की अपशिष्ट मिट्टी में लोहे एवं एल्यूमीनियम की मात्रा अधिक है। कई स्थानों पर इसे लौह अयस्क तथा एल्यूमीनियम अयस्क बॉक्साइट की तरह निकाला जाता है। मालवा का पठार पर दक्कन ट्रैप के ठंडा होने पर बनी दरारों से कहीं कहीं षटकोणीय बनावट मिलती है। कुछ पहाड़ियों पर षटकोणीय स्तंभ भी मिलते हैं। मध्य भारत का पठार मालवा का पठार की पूर्वोत्तर में मध्य भारत का पठार अवस्थित है, जो विंध्यन शैल समूह का प्रदेश है। मध्य भारत का पठार पश्चिम में सीमांत भ्रंश द्वारा अरावली श्रेणी से अलग होता है। खींचीवाड़ा, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर तथा पश्चिम में कौंतेल के पठार इसके प्रमुख भाग हैं। चंबल की घाटी इसी पठार का हिस्सा है, जो जलोढ़ के निक्षेप से बनी है। इस पठार का साधारण ढाल उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर है। इस पठारी भाग में ऊंचे पठार 450 मीटर,
अथवा अधिक ऊंचे हैं, जबकि घाटियां तथा नीचे पठार 150 से 450 मीटर तक है। भारत के पठार के ऊंचे भागों के बीच चंबल की निचली घाटी है, जो 300 मीटर से नीची है। चंबल की घाटी एक नतीलंब घाटी है, जिसमें चंबल ने जलोढ़ का निक्षेपण किया है। चंबल की घाटी के ऊंचे किनारों पर एक चौड़ी पेटी में खड्ड भूमि मिलती है। निचली घाटी में यह खड्ड भूमि 15 से 30 मीटर तक गहरे हैं। खड्डों की व्युत्पत्ति पृथ्वी भू आकृति विज्ञान की एक गंभीर समस्या है। बेतवा, धसान, केन तथा यमुना नदी के कछार के निकटवर्ती किनारों पर भी खड्ड मिलते हैं। बुंदेलखंड का पठार मध्य उच्चभूमि का उत्तर पूर्वी भाग बुंदेलखंड का पठार है, जिसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया के अधिकतर भाग तथा शिवपुरी एवं गुना जिलों के कुछ भाग आते हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, बांदा और जालौन जिले इसी पठार के हिस्से हैं। बुंदेलखंड पठार की उत्तरी सीमा यमुना नदी से बनती है तथा अन्य दिशाओं में विंध्य शैल समूह पाया जाता है। बुंदेलखंड पठार के कुछ हिस्से समतलप्राय मैदान के उदाहरण भी माने जा सकते हैं। इस समतलप्राय भूमि पर बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां भी मिलती हैं, जिन्हें टोर कहा जाता है। बुंदेलखंड पठार तीन और अर्धचंद्राकार पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी, नरहट स्कॉर्प तथा चंदेरी पाट से घिरा है। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर के मध्य है। सीमांतों पर स्थित ऊंचे भाग 500 से 550 मीटर तक है। बुंदेलखंड पठार का साधारण ढाल उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां बेतवा तथा धसान हैं, जो यमुना की सहायक नदियां हैं। विंध्यन कगारी प्रदेश, विंध्यन स्कॉर्पलैंड। विंध्यन कगारी प्रदेश एक त्रिकोण आकार का पठारी प्रदेश है, जहां मुख्यतः विंध्यन शैल समूह मिलता है। कगार बनाना लगभग समतल बिछी इस मोटी तह वाली बलुआ पत्थर की प्रकृति है। विंध्यन स्कॉर्पलैंड की दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी सीमा इसी प्रकार से बने भांडेर तथा कैमूर के कगार है। कैमूर कगार के समानांतर दक्षिण में सोन नदी बहती है। विंध्यन स्कॉर्पलैंड के अधिकतम ऊंचे भाग 650 से 750 मीटर तक मिलते हैं, जबकि रीवा के पठार की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर तक है। इस पठार की उत्तरी सीमा विंध्यन का प्रपाती कगार विंध्याचल पर्वत है। उल्लेखनीय है कि रीवा से इलाहाबाद जाते समय इस कगार से उतरना पड़ता है। इस उत्तरी कगार के सिलसिले में पन्ना की श्रेणी है, जो दक्षिण पश्चिम में सागर तक गई है। विंध्यन स्कॉर्पलैंड के मध्य का भाग समतल पठार है, जहां मिट्टी का निक्षेपण मिलता है। इन्हें सागर, दमोह तथा रीवा का पठार कहते हैं। उत्तरी कगार तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर में पुनः नीचा पठार है, जो उत्तर प्रदेश में बांदा के मैदान एवं मिर्जापुर के पठार के नाम से जाना जाता है। विंध्यन स्कॉर्पलैंड के उत्तरी सीमा पर विंध्य विंध्याचल का प्रतापी कगार, जिस पर से उतरती हुई टोंस तथा उसकी सहायक नदियां चचाई, केवटी, बहुती, विंडम तथा अन्य प्रपात बनाती हैं। पेज 72। विंध्यन स्कॉर्पलैंड का दक्षिणी हिस्सा भांडेर का पठार है, जो रीवा के पठार से लगभग 350 मीटर ऊंचा है। यहीं की चोटियां 636 से 752 मीटर तक ऊंची हैं। भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जबीरा का गुंबद मिलता है, जो लगभग 29 किलोमीटर लंबा तथा 13 किलोमीटर चौड़ा है। भांडेर श्रेणी के उत्तर पूर्व में कैमूर की श्रेणी है, जो अपेक्षाकृत अधिक संकरी है तथा इसकी अधिकतम ऊंचाई 685 मीटर है, जबकि औसत ऊंचाई 450 से 600 मीटर के मध्य है। कैमूर श्रेणी यमुना तथा सोन के बीच जल द्विभाजक है। विंध्य स्कॉर्पलैंड पर बहने वाली प्रमुख नदियां केन तथा उसकी प्रमुख सहायक नदियां सोनार, बेयरमा तथा टोंस तमसा हैं। उत्तर में पठार से उतरते समय ये गहरी कंदराएं बनाती हैं। विंध्याचल श्रेणी का विस्तार नर्मदा नदी के सहारे पश्चिम की ओर गुजरात प्रांत से प्रारंभ होकर नर्मदा और सोन घाटियों के उत्तरी सीमा पर पश्चिमी मध्य प्रदेश
से लेकर पूर्व में बिहार तक फैली है। विंध्याचल श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः विंध्याचल, भांडेर, कैमूर एवं पारसनाथ पहाड़ियों का समूह है। मांडू, मांडवगढ़, झीलाधार में विंध्याचल के कगार पर खड़े होकर नर्मदा का विस्तृत मैदान देखा जा सकता है। विंध्याचल श्रेणी की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। विंध्याचल श्रेणी में अधिकतम ऊंचाई 881 मीटर तक मिलती है। भांडेर के अधिकतम ऊंचे भाग 752 मीटर तथा कैमूर श्रेणी में केवल 686 मीटर की ऊंचाई मिलती है। विंध्याचल श्रेणी गंगा और नर्मदा बेसिन की जल द्विभाजक है। विंध्याचल श्रेणी से निकलने वाली नदियां जैसे चंबल, बेतवा तथा केन उत्तर की ओर संपूर्ण मध्य उच्च प्रदेश से बहती हुई यमुना में मिल जाती हैं। नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के मध्य में सबसे नीचा भाग है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है। नर्मदा सोन की घाटी सकरी लंबी घाटी है जो पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली है। यह एक भ्रंश घाटी है। नर्मदा की घाटी जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा तथा खरगोन जिलों में पड़ती है, जबकि ऊपरी बेसिन मंडला जिले अथवा मेकल के पठार में पड़ता है। नर्मदा की घाटी में मुख्यतः दक्कन ट्रैप चट्टानें मिलती हैं। नर्मदा ने विंध्यन शैल समूह को काटकर मंदाता कंदरा बनाई है। छोटी तवा नदी के संगम के निकट नर्मदा में मंदार तथा दर्दी नामक 2 जलप्रपात भी मिलते हैं। मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर नर्मदा अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए 120 किलोमीटर लंबे गॉर्ज में प्रवेश करती है, जिसे मुकरता गॉर्ज कहते हैं। नर्मदा की तुलना में सोन की घाटी कहीं अधिक सकरी है। सोन घाटी के पश्चिम में कैमूर की श्रेणियां प्रपाती कगार के रूप में खड़ी हैं। 2 प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों क्रमशः सतपुड़ा, मैकल श्रेणी तथा बघेलखंड पठार में वर्गीकृत किया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग पर दक्कन का पठार, जिसके सतपुड़ा श्रेणी भू आकृतिक प्रदेश का विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग पर है। इसके पूर्व में फैला पहाड़ी क्षेत्र बघेलखंड पठार कहा जाता है। इसकी उत्तरी सीमा पर सोन नदी है। सतपुड़ा की श्रेणियां। नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित सतपुड़ा श्रेणी मुख्य स्पष्टतः 3 भागों में बटी है, जो निचले पठारों से आपस में जुड़े हैं। पश्चिमी भाग को सतपुड़ा अथवा राजपीपला की पहाड़ियाँ कहा जाता है। मध्य सतपुड़ा अपेक्षया अधिक चौड़ा है और पूर्वी हिस्सा मैकल पठार के नाम से जाना जाता है। इसके 3 भाग हैं। ए पश्चिमी सतपुड़ा की श्रेणियाँ, बी पूर्वी सतपुड़ा की श्रेणी, सी मैकल पठार तथा मैकल श्रेणी। ए पश्चिमी सतपुड़ा की श्रेणी। यह श्रेणी सकरी, टेढ़ी मेढ़ी, प्रपाती, ढलान वाली श्रेणी है, जो गुजरात तथा मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा से बुरहानपुर दर्रे तक आती है। पश्चिमी सतपुड़ा की श्रेणी के कई हिस्से हैं। पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ, गुजरात अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। बुरहानपुर दर्रे के पूर्व की सतपुड़ा श्रेणी से ताप्ती नदी निकलती है, जो इस दर्रे से होती हुई पश्चिमी सतपुड़ा के समानांतर इसके दक्षिण में अपना मैदान बनाती है। पश्चिमी सतपुड़ा के अधिकतम ऊंचे भाग 900 मीटर के लगभग ऊंचे हैं, जबकि चोटियां 1000 मीटर से अधिक ऊंची है। सर्वाधिक ऊंची चोटी 1325 मीटर है। पश्चिमी सतपुड़ा में अखरानी की पहाड़ियों पर अखरानी की पहाड़ियों एवं मथवार पहाड़ियों के मध्य नर्मदा ने अपनी गहरी कंदरा बनाई है। असीरगढ़ पहाड़ियों एवं नर्मदा के बीच निमाड़ का मैदान है। पश्चिमी सतपुड़ा के दक्षिण भाग में ताप्ती नदी का मैदान है, जिसका अधिकतम भाग महाराष्ट्र में है। बी पूर्वी सतपुड़ा की श्रेणी। बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में सतपुड़ा की श्रेणी पर्याप्त चौड़ी हो गई है। इसके कई उप विभाग हैं। ताप्ती नदी के दक्षिण में ग्वालियर की श्रेणियां हैं। इसके पूर्व में क्रमशः बैतूल और छिंदवाड़ा के पठार हैं तथा इनके उत्तर में महादेव की श्रेणियां हैं। ग्वालियर तथा महादेव की श्रेणियों के ढलान कई स्थानों पर प्रपाती कगार हैं तथा अधिकतम ऊंचे भाग 900 मीटर से अधिक है। सतपुड़ा की अधिकतम ऊंची
चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव की श्रेणी में स्थित है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाले लोअर गोंडवाना शैल समूह में कान्हन तथा पेंच घाटियों के कोयले की खदानें हैं। सी मैकल पठार तथा मैकल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग सबसे अधिक चौड़ा है, इसे मैकल पठार कहते हैं। मैकल पठार की पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। यह मैकल श्रेणी है। उल्लेखनीय है कि मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग अब छत्तीसगढ़ में आता है। पेज 74 मैकल पठार के अधिकतम ऊंचे भाग 900 मीटर से अधिक है। मैकल श्रेणी की अधिकतर ऊंची चोटियां 1124 मीटर से 1127 मीटर है। सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी प्रसिद्ध चोटी मैकल श्रेणी में अवस्थित अमरकंटक है जो 1127 मीटर ऊंची है। यहीं पर नर्मदा सोन तथा जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज जेम्स फॉरसिथ ने की थी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा सोन तथा दक्कन के पठार के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है। सतपुड़ा पर्वतमाला क्षेत्र में नदियां अनेक जलप्रपात बनाती हैं। जबलपुर के निकट नर्मदा नदी का धुआंधार जलप्रपात अपने मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। मैकल का लगभग संपूर्ण पठार नर्मदा के ऊपरी बेसिन का भाग है। केवल दक्षिण के कुछ भाग का जल वैनगंगा में जाता है। कुछ भागों में वैनगंगा ने नर्मदा के बेसिन का अपहरण किया है। दक्षिण में टांडा नदी पहले नर्मदा की सहायक नदी थी जिसे वैनगंगा की सहायक नदी ने अपहरण किया है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र द्वीप ओमकारेश्वर है। बघेलखंड पठार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार का केवल बहुत थोड़ा भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है। अधिक भाग अब छत्तीसगढ़ में है। इसका उत्तरी भाग बघेलखंड का पठार है जिसका केवल पश्चिमी भाग अब मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पड़ने वाले बघेलखंड में अधिकतर विंध्यन तथा गोंडवाना काल की चट्टानें मिलती हैं। सोन नदी के दक्षिण में अनेक छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इन्हें प्राचीन पहाड़ अरावली श्रेणी के समकक्ष माना जाता है। बघेलखंड पठार में अवस्थित सिंगरौली और सोहागपुर के बेसिन लगभग 450 से 600 मीटर के मध्य हैं। सोहागपुर बेसिन से होकर सोन नदी उत्तर की ओर आती है। सिंगरौली बेसिन जो अब मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है अत्यधिक कटा फटा प्रदेश है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1. मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी है धूपगढ़। 2. किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? बिलासपुर। 3. अरावली एवं विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। 4. अमरकंटक स्थित है मध्य प्रदेश में। 5. मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंध गंगा के मैदानों में है? ग्वालियर। 6. भोपाल बसा है 5 पहाड़ियों पर। ईदगाह हिल्स, अरेरा हिल्स, श्यामला हिल्स, द्रोणांचल, नेफरी हिल्स, कटारा हिल्स। 7. मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। 8. भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है विंध्यन शैल का। 9. कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? फॉसिल्स की। 10. आर्कियन शब्दावली को निम्नलिखित में से किसने परिचित कराया? J.D. डाना। 11. मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सिगार चोटी। 12. अमरनाथ लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 4054 मीटर। 13. चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? गली अपर्दन। 14. धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। 15. कौन सा स्थान मालवा के कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है? नरसिंहगढ़। 16. विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है मेकाई श्रेणी। 17. होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। सतपुड़ा। 18. निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? पश्चिमी पठार। 19. मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? चंबल घाटी। चैप्टर 6 अपवाह तंत्र एवं सिंचाई। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा,
और बहाव की अवधि का परिणाम है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी एवं उसके सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी तथा छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर वाटरशेड कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार जहाँ बड़ा होता है, वहीं जल संभर का आकार छोटा होता है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी तथा कगारी प्रदेश, विंध्याचल बांडेर, कैमूर, कगार का जल विभाजक प्रमुख जल विभाजक का काम करते हैं। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से निकलने वाली नदियां दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। इनमें वैनगंगा तथा उसकी सहायक नदियां प्रमुख हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां भ्रंश घाटियों में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच ही सीमित है। चंबल, काली सिंध, पार्वती तथा बेतवा उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। कैमूर, कगार के कारण सोन तथा उसकी सहायक नदियां गोपद व बनास दक्षिण में उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंशित घाटी में बहती हुई पश्चिम में अरब सागर में मिलती हैं। मैकल पठार से चारों दिशाओं की ओर नदियां निकलती हैं। अमरकंटक पठार से नर्मदा, सोन तथा अरपा क्रमशः पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी भाग से निकलती हैं। बैतूल पठार से निकलने वाली ताप्ती एवं वैनगंगा प्रमुख नदियां हैं। मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां वृक्षाभ प्रतिरूप प्रस्तुत करती हैं। इस तरह के प्रतिरूप में बहने वाली प्रमुख नदियां सोन, गोपद, नर्मदा की सहायक नदियां तथा मालवा क्षेत्र की अधिकांश नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां अनुगामी अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। चंबल नदी अध्यारोपित प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है। सोन नदी के मार्ग में कहीं कहीं आयताकार प्रतिरूप मिलता है। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। उद्गम के प्रकार, प्रकृति एवं विशेषताओं के आधार पर मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को साधारणतः 6 मुख्य रूपेण 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। 1. गंगा अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश प्रांत के विस्तृत उत्तरी भाग का जल विभिन्न नदियों के माध्यम से गंगा नदी में पहुंचता है, जो इसे बंगाल की खाड़ी में पहुंचाती है। मध्य प्रदेश में गंगा अपवाह तंत्र 3 उप अपवाह क्षेत्रों क्रमशः यमुना अपवाह क्षेत्र, टोन्स बेसिन तथा सोन बेसिन में विभक्त है। 2. नर्मदा नदी तंत्र। नर्मदा नदी तंत्र के संपूर्ण बेसिन में अपवाह प्रतिरूप वृक्षाभ प्रणाली वाला है। संपूर्ण नर्मदा बेसिन का 89.9% भाग मध्य प्रदेश में है। 3. ताप्ती नदी तंत्र। इस नदी तंत्र का कुल अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से केवल 9,804 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 51,504 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र में तथा 3,837 वर्ग किलोमीटर गुजरात में आता है। 4. गोदावरी अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र को गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदियों के आधार पर 5 उपतंत्रों में विभाजित किया जाता है। वैनगंगा उपबेसिन, बाघ उपबेसिन, बावनथड़ी उपबेसिन, पेंच उपबेसिन तथा कान्हन उपबेसिन। 5. माही बेसिन। इस नदी बेसिन का कुल अपवाह क्षेत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 7,188 वर्ग किलोमीटर ही मध्य प्रदेश में है। 6. महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ बनने के बाद इस बेसिन का केवल 154 वर्ग किलोमीटर ही मध्य प्रदेश राज्य में है। यह अनूपपुर जिले में हसदो नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश प्रमुख नदियाँ। 1. चंबल नदी। उत्तर और पश्चिमी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी चंबल मालवा पठार में इंदौर जिले के महू के पास विंध्याचल श्रेणी में स्थित जानापाव पहाड़ी के सिगार चौरी चोटी से निकलती है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 843 मीटर है। अपने उद्गम स्थल से उत्तरमुखी होकर चंबल नदी एक महाखड्ड बनाती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां पर कोटा बैराज
का निर्माण किया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई चंबल नदी कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलापुर होती हुई एक बार उत्तरी मध्य प्रदेश के श्योपुर, कला, मुरैना तथा भिंड जिलों की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश के आगरा व इटावा के सीमा पर बहते हुए औरैया के मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर 995 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी कोटा मंडल में भैंसरोगढ़ के निकट 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनाती है। चंबल नदी जहां पर यमुना में मिलती है वहां अन्य 4 नदियां भी यमुना में मिलती हैं, इसीलिए पंचनद कहा जाता है। चंबल नदी काफ़ी दूर तक मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। चंबल नदी के अपवाह मार्ग की कुल लंबाई 995 किलोमीटर है। चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड या रबिन्स कहते हैं। मध्य प्रदेश में मुरैना और भिंड जिलों के एलुवियल चट्टानों को काटकर चंबल नदी चंबल खड्ड का निर्माण करती है। चंबल नदी का पौराणिक नाम चर्मणवती है। प्रमुख सहायक नदियां क्षिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, मेज, कुंवारी, आहू, परवन, निजाम, आलूनिया, बामनी और बनास। 2. क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश की पवित्र नदियों में नर्मदा के बाद क्षिप्रा का स्थान आता है। क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम अवंती है। चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा का उद्गम स्थल इंदौर स्थित काकरी बरड़ी पहाड़ी है। पेज 78 कुल लंबाई लगभग 195 किलोमीटर है। सहायक नदियां खान और गंभीर, रतलाम। उज्जैन पवित्र क्षिप्रा के किनारे बसा हुआ है। 3. सिंध नदी सिंध नदी यमुना की सहायक नदी है, जो विदिशा जिले में सिरोंज के निकट से निकलती है। यहाँ से उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड जिलों का जल लेकर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में चंबल संगम के पास यमुना में मिल जाती है। सिंध नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है, जिसमें 461 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। गुना जिले को दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं। सहायक नदियां पाहुज, कुंवारी, माहुर तथा पार्वती। 4. बेतवा नदी इस नदी को संस्कृत में वेत्रवती कहा गया है। उद्गम विंध्याचल श्रेणी से रायसेन जिले के गौहरगंज के पास कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से होता है। अपने उद्गम स्थान से निकलकर बेतवा उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई भोपाल तथा विदिशा जिलों से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बेतवा नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई 590 किलोमीटर है, जिसमें से 232 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। बेतवा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियों में बीना, केन तथा धसान प्रमुख हैं। बाई तट पर एक छोटी सहायक नदी सिंध गुना जिले को समविभाजित विभाजित करती हुई आकर मिलती है। बीना नदी सागर जिले की पश्चिमी सीमा के पास राहतगढ़ नगर के पास एक ऊंचा जलप्रपात बनाती है। 5. धसान नदी धसान बेतवा की सहायक नदी है। यह रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर बहती है। धसान नदी की कुल लंबाई 365 किलोमीटर है, जिसमें से 240 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 54 किलोमीटर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर तथा 71 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है। धसान नदी हलालपुर के पास लेह चूरा बांध बना है। केन 6. केन नदी यह नदी कर्णवती संस्कृत भाषा का शब्द के नाम से मशहूर है। केन नदी का उद्गम अहिर गांव के समीप भांडेर श्रेणी से होता है। केन नदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर छतरपुर, पन्ना जिलों की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में प्रवेश करती है तथा इस जनपद के चिल्ला गांव के समीप भोजहा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश के पहले बिजावर पन्ना पहाड़ियों को काटकर केन नदी 60 किलोमीटर लंबी तथा 105 से 180 किलोमीटर
गहरी गार्ज का निर्माण करती हैं। केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें से 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 51 किलोमीटर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर तथा 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है। केन नदी पर अवस्थित रनेह जलप्रपात तथा केन गढ़याल अभयारण्य उल्लेखनीय पर्यटन स्थल हैं। सहायक नदियां सोनार, बेवस, मीर हसन, कटनी एवं उर्मिल। 7. टोंस तमसा नदी। इस नदी का उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ियों में स्थित मैहर के निकट तमसा कुंड नामक जलाशय है। इसी कारण इसे तमसा नदी कहा जाता है। उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई टोंस नदी पन्ना पहाड़ी को काटती है तथा कई प्रसिद्ध जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिसमें चचाई जलप्रपात प्रमुख है। टोंस नदी 265 किलोमीटर लंबी है। यह नदी सिरसा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। टोंस नदी की प्रमुख सहायक नदी बेलन है। 8. सोन नदी। इस नदी का उद्गम अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक के समीप सोनमुड़ा है, जो नर्मदा नदी के उद्गम से केवल कुछ दूरी पर पूर्व में है। अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जोहिला इस भाग में मिलने वाली मुख्य सहायक नदी है। कैमूर पहाड़ियों के समीप जैसे ही पश्चिम से आने वाली महानदी इससे मिलती है, इसकी दिशा बदलकर पूर्व हो जाती है। मध्य प्रदेश नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। क्रमांक नदी का नाम प्रमुख नगर। 1. नर्मदा, ओमकारेश्वर, महेश्वर, हंडिया, जबलपुर, होशंगाबाद, निमाड़, झाबुआ, बड़वानी, मंडला, अमरकंटक, धार, नेमावर। 2. शिप्रा, उज्जैन। 3. काली सिंध, देवास, सोनकच्छ, बागली। 4. सिंध, दतिया, शिवपुरी। 5. तवा, पचमढ़ी, तवानगर। 6. वेनगंगा, बालाघाट। 7. पार्वती, आष्टा, शाजापुर, राजगढ़। 8. ताप्ती, मुल्ताई, बुरहानपुर, बैतूल, नेपानगर। 9. बेतवा, गुना, सांची, ओरछा, विदिशा। 10. चंबल, महू, श्योपुर, रतलाम। 11. सिवना, मंदसौर। 12. खान, इंदौर। 13. माही, कुक्षी, धार। 14. सिवान, सीहोर। इंदौर खान और सरस्वती नदियों के बैठक में अवस्थित है। सीहोर, सिवान और लतिया नदी के संगम पर अवस्थित है। जेठी, बघेलखंड पठार, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी तथा सिंगरौली जिले का हिस्सा का अधिकांश भाग सोन तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित किया जाता है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई सोन नदी मध्य प्रदेश के सीधी जिले से आगे यह मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्यों में बहती है तथा पटना के पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। सोन नदी पर डेहरी ऑन सोन बिहार में भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल नेहरू सेतु अवस्थित है। दाहिने तट पर मिलने वाली सोन की प्रमुख सहायक नदी गोपद, बनास, रिहंद, कुन्हड़ आदि। 9. नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा का अर्थ गिवर ऑफ प्लेजर होता है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी को उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत का विभाजक माना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी को प्रख्यात भूगोलविद टॉलमी ने नामोदास कहा है। इसके अन्य प्रमुख नामों में रेवा, सौमोदेवी एवं मैकलसुता आदि प्रमुख हैं। नर्मदा नदी अनूपपुर, पूर्व में शहडोल जिले का हिस्सा, जिले में मैकल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित नर्मदा कुंड 1057 मीटर से निकलकर पंखनुमा मैकल पठार पर बहती है। मंडला नगर घेरती हुई उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा अपने उद्गम से 8 किलोमीटर दूर कपिलधारा और 1 किलोमीटर आगे दूधधारा प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा जबलपुर के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप नर्मदा प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है तथा सकरी संगमरमर की कंदरा गॉर्ज में बहती है।
यहाँ से यह जबलपुर हवेली मैदान में प्रवेश करती हैं। उत्तर में स्थित विंध्याचल कगार तथा दक्षिण में सतपुरा श्रेणी के मध्य पश्चिम की ओर बहती हुई नर्मदा होशंगाबाद मैदान में प्रवेश करती हैं। इसी भाग में दक्षिण से आकर तवा नदी इससे मिलती है। होशंगाबाद मैदान के पश्चिम में नर्मदा प्राचीन चट्टानों से बनी हुई पहाड़ी से गुजरती हैं, जहां विंध्यन चट्टानों को काटकर मांधाता गॉर्ज का निर्माण करती हैं। मांधाता गॉर्ज को पार करने के बाद नर्मदा मंडलेश्वर के मैदानी भाग में बहती हुई धार उच्च भूमि में प्रवेश करती हैं। वहां से यह नदी 120 किलोमीटर लंबे मुकरता गॉर्ज में प्रवेश करती हैं। इसके बाद ही यह नदी गुजरात सीमा में प्रवेश करती हैं और अंत में अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। संपूर्ण नर्मदा बेसिन का 89.9% भाग मध्य प्रदेश में है तथा मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1078 किलोमीटर है। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का अपवाहन प्रतिरूप वृक्षाप प्रणाली का है। दक्षिण से आकर मिलने वाली सहायक नदियां शक्कर, शेर, दूधी, तवा तथा गंजन। उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां हिरन, बरना, चोरल, करम। 10. ताप्ती नदी। तापी या ताप्ती नदी का नाम संस्कृत भाषा के ताप शब्द से उद्धृत हुआ है। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा के बाद ताप्ती मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है तथा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। उद्गम से लेकर बुरहानपुर तक ताप्ती नदी पहाड़ी भाग से होकर बहती है। ताप्ती नदी भैंसदेही की सीमा से दक्षिण पश्चिम को मुड़कर बुरहानपुर के मध्य से होकर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र में यह खानदेश और पूर्वी विदर्भ एवं दक्षिणी गुजरात को जल लेकर अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी उत्तर में स्थित नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से केवल 9,804 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 51,504 किलोमीटर महाराष्ट्र में तथा 3,837 वर्ग किलोमीटर गुजरात में आता है। मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी पूर्णा है। 11. वेनगंगा नदी। गोदावरी अपवाह तंत्र की मध्य प्रदेश से निकलने वाली सबसे प्रमुख नदी है। उद्गम सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार 450 मीटर पर स्थित मुद्रा गांव से 12 किलोमीटर दूर सतपुरा श्रेणी के दक्षिणी ढाल से हुआ है। मध्य प्रदेश में वेनगंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र सिवनी तथा बालाघाट जिलों में है। वेनगंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई महाराष्ट्र के भंडारा जिले में प्रवेश करती है। वर्धा नदी के वेनगंगा में मिलने के पश्चात इसका नाम प्राणहिता हो जाता है, जो आगे गोदावरी में मिल जाती है। वेनगंगा नदी बाढ़ का मैदान बनाती है तथा इसके कई मिएंडर्स हैं। वेनगंगा की प्रमुख सहायक नदी बाघ, वर्धा, बावनथड़ी, पेंच, कान्हन। पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले से निकलकर पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से गुजरती है। छिंदवाड़ा और सिवनी जिले का पानी लेकर यह वेनगंगा में मिल जाती है। कान्हन और उसकी सहायक नदियां छिंदवाड़ा जिले का जल प्रवाहित करती हैं। कान्हन नदी दमुआ के पास पचमढ़ी की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई नागपुर जिले महाराष्ट्र में वेनगंगा से मिल जाती है। यह वेनगंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी कुल लंबाई 275 किलोमीटर है। बाघ, बावनथड़ी और थावर नदी तंत्रों का अधिकांश भाग बालाघाट जिले में स्थित है। 12. माही नदी। माही प्रायद्वीपीय भारत की उन 3 नदियों में से है जो पश्चिम की ओर बहती है। माही नदी धार जिले की सरदार के समीप स्थित मिंडा गांव के अमझोरा में स्थित मेहत झील से निकलती है तथा उत्तर व पश्चिम की ओर बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है और आगे दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात राज्य से होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। कुल लंबाई 585 किलोमीटर है। माही नदी के कुल अपवाह क्षेत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर में से 7,188 वर्ग किलोमीटर ही मध्य प्रदेश में स्थित है।
महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद महानदी बेसिन का केवल 154 वर्ग किलोमीटर ही मध्य प्रदेश राज्य में है। यह अनूपपुर जिले में हसदो नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। 13 वर्धा नदी। यह नदी मुल्ताई के उत्तर पूर्व में वर्धन शिखर 811 मीटर से निकलती हैं तथा महाराष्ट्र में वेनगंगा से मिल जाती हैं। गहरे चट्टानी क्षेत्र में यह तीव्र प्रवाह वाली नदी है। 14 पार्वती नदी। यह नदी विंध्य कगार के उत्तरी ढाल से सीहोर जिला में निकलती है तथा मध्य भारत पठार पर यह नदी केवल चाचौड़ा और गुना तहसीलों की सीमा पर कुछ दूर 37 किलोमीटर बहती हैं और अंत में चंबल से मिल जाती हैं। 15 कुनू नदी। इस नदी का उद्गम शिवपुरी पठार से है। उद्गम के बाद यह सकरी गहरी घाटी में बहती है तथा अपने मार्ग के अवरोधक मुरैना पठार को सफलतापूर्वक पार करती हुई चंबल में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 180 किलोमीटर है। 16 काली सिंध नदी। यह नदी देवास के बागली गांव के समीप विंध्याचल से निकलती है। यह नदी शाजापुर और नरसिंहगढ़ जिलों से बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। 17 कुंवारी नदी। यह नदी शिवपुरी पठार से निकलती है। सिंध की सहायक यह नदी मुरैना पठार के जल विभाजक द्वारा कुनू तथा चंबल से अलग होकर पूर्व की ओर चंबल के समानांतर प्रवाहित होने लगती है तथा भिंड जिले की लहार तहसील में सिंध से मिल जाती है। 18 गार नदी। नर्मदा की सहायक गार नदी सिवनी के लखना क्षेत्र से निकलकर कोयले की सकरी घाटी में बहती हुई उत्तर को जाकर नर्मदा के बाएं तट से मिल जाती है। 19 शक्कर नदी। इस नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा के 18 किलोमीटर उत्तर में है। उद्गम के बाद यह सतपुड़ा महाखड्ड कोयला क्षेत्र को पार करती हुई कुछ उत्तर में बहकर नर्मदा के बाएं तट से मिल जाती है। 20 तवा छोटी तवा। बैतूल जिले में छोटी तवा नदी वृक्षाप अपवाह क्रम वाली है। यह आवना सुक्ता नदियों से मिलकर बनी है। सुक्ता खानदेश से बुरहानपुर में प्रवेश कर खंडवा के उत्तर में आवना से मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश प्रमुख नदियाँ। नदी उद्गम संगम मुहाना। लंबाई किलोमीटर में। विशेष। नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित नर्मदा कुंड। ऊंचाई समुद्र तल से 1057 मीटर। खंबात की खाड़ी 1312 किलोमीटर। भेड़ाघाट के समीप प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का निर्माण डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती हैं। 2 चंबल। मध्य प्रदेश में महू के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी। ऊंचाई समुद्र तल से 843 मीटर। इटावा उत्तर प्रदेश से लगभग 40 किलोमीटर दूर यमुना में 995। देश में सबसे गहरे खड्डों का निर्माण। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, सतना तथा बनास। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी में स्थित सोनमोड़ा से निकलती है। आरा के पास गंगा नदी में मुहाना 784 किलोमीटर लंबी नर्मदा के समीप उद्गम है। ताप्ती या तापी नदी। उद्गम बैतूल जिले के मुलताप्ती नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से मुहाना सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में 724 किलोमीटर। डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती हैं। पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है। बेतवा या वेत्रवती नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गोहरगंज के पास कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से उद्गम। संगम हमीरपुर के समीप यमुना नदी 590 किलोमीटर। ऊपरी मार्ग से कई झरनों का निर्माण। माही नदी उद्गम धार जिले की सरदार के समीप स्थित मिंडा गांव के मेहत झील से मुहाना खंबात की खाड़ी 585 किलोमीटर। इस पर बजात सागर बांध बांसवाड़ा बनाया गया है। सिंध नदी
उद्गम विदिशा के सिरोंज के निकट, संगम यमुना में 470 किलोमीटर, गुना जिले को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। केन नदी उद्गम अहिरगवा के समीप भांडेर श्रेणी, मुहाना, यमुना 427 किलोमीटर। इस नदी पर अवस्थित रहीन जलप्रपात पर केन घड़ियाल अभयारण्य अवस्थित है। धसान नदी रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील से उद्गम, संगम बेतवा में 365 किलोमीटर। इस नदी पर हलालपुर के पास लेह चूरा बांध बनाया गया है। टोंस नदी उद्गम कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय, सतना, संगम सिरसा के समीप गंगा नदी 265 किलोमीटर। इस पर बिहार प्रपात स्थित है। शिप्रा नदी उद्गम इंदौर जिले के काकरी बरडी पहाड़ी, संगम चंबल 195 किलोमीटर। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। कूनू नदी उद्गम शिवपुरी पठार, संगम चंबल 180 किलोमीटर। वीनगंगा नदी सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से उद्गम, संगम गोदावरी में। यह नदी बाढ़ का मैदान बनाती है तथा इसके कई मिएंडर्स हैं। वर्धा मुल्ताई के उत्तर पूर्व में वर्धन शिखर 811 मीटर उद्गम स्थल है। संगम वीनगंगा चट्टानी क्षेत्र में तीव्र प्रवाह वाली नदी है। पार्वती नदी सीहोर जिला में विंध्यन कगार के उत्तरी ढाल से उद्गम है। संगम चंबल में। काली सिंध नदी उद्गम देवास के बागली गांव के समीप विंध्याचल श्रेणी से, संगम चंबल में। कुंवारी नदी उद्गम शिवपुरी पठार, संगम लहार तहसील में सिंध से। गार नदी उद्गम सिवनी के लखना क्षेत्र से, संगम नर्मदा में। शक्कर नदी उद्गम छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से 18 किलोमीटर उत्तर, संगम नर्मदा में। छोटी तवा नदी उद्गम महादेव पर्वत पचमढ़ी, संगम मुहाना नर्मदा। मध्य प्रदेश प्रमुख नदियों के प्रवाह की दिशा। क्रमांक प्रवाह की दिशा नदियाँ: 1 उत्तर चंबल बेतवा सोन केन आदि। 2 दक्षिण बेनगंगा। 3 पश्चिम नर्मदा एवं ताप्ती। मध्य प्रदेश प्रमुख झील। मध्य प्रदेश में छोटे बड़े कुल 43 झील है। अपर लेक बड़ा तालाब भोजताल भोपाल में मानव निर्मित एक झील है। इसके पूर्वी छोर पर भोपाल शहर बसा हुआ है, जबकि दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अपर लेक का निर्माण 11वीं सदी में राजा भोज ने किया था। इस झील को एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी माना जाता है। इस झील के बीच में ताकिया द्वीप, जिसमें शाह अली शाह रहमतुल्लाह का मकबरा बना हुआ है। मध्य प्रदेश प्रमुख झील। क्षेत्रफल किलोमीटर में। क्रमांक झील का नाम, अवस्थिति, क्षेत्रफल। 1 तवा रेसीर भाई झील होशंगाबाद 225 किलोमीटर। 2 भोजताल अपर लेक भोपाल 31। 3 लोअर झील भोपाल 9.6। 4 मोती झील भोपाल। 5 सारंग पानी झील भोपाल। 6 शाहपुर झील भोपाल। 7 चिड़ीखो झील नरसिंहगढ़। मध्य प्रदेश प्रमुख जलप्रपात झरना। क्रमांक जलप्रपात नदी अवस्थिति। 1 धुआंधार जलप्रपात नर्मदा भेड़ाघाट जबलपुर। 2 मंदार जलप्रपात नर्मदा खंडवा। 3 सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा महेश्वर। 4 चचाई जलप्रपात बीहड़ रीवा। 5 बहुटी जलप्रपात बीहड़ रीवा। 6 चूलिया जलप्रपात चंबल मंदसौर। 7 दालपानी जलप्रपात चंबल इंदौर। 8 डचेस फॉल जलप्रपात पचमढ़ी। 9 रजत प्रताप जलप्रपात पचमढ़ी। 10 पूर्वा जलप्रपात रीवा। 11 केदारनाथ जलप्रपात अरावली पर्वत। 12 उम्मेदगढ़ जलप्रपात झनगढ़।
13 कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा अमरकंटक। 14 दुर्गा धारा जलप्रपात अमर नाला आमा नाला। 15 दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा अमरकंटक अनूपपुर। 16 दर्री जलप्रपात नर्मदा खंडवा। 17 केवटी जलप्रपात बीहड़ रीवा। 18 पांडव जलप्रपात केन पन्ना। 19 राहतगढ़ जलप्रपात चंबल सागर। 20 भालूकुंड जलप्रपात सागर। 21 झाड़ीदाहा जलप्रपात चंबल इंदौर। 22 अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी। 23 पियावन जलप्रपात रीवा। 24 बेलोही जलप्रपात रीवा। 25 पावा जलप्रपात पोहरी। 26 शंकरको जलप्रपात जामनेर। 27 पांडव जलप्रपात पन्ना। 28 पवा जलप्रपात शिवपुरी। 29 सुल्तानगढ़ जलप्रपात शिवपुरी। 30 राहतगढ़ जलप्रपात बीना राहतगढ़। मध्य प्रदेश जल संसाधन एवं सिंचाई सकल जल संपदा मात्र 75 से 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा एवं असमान वर्षा के कारण अकाल की पेटी कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में शुद्ध जल की मात्रा राज्य की प्रमुख 10 नदियों में वार्षिक औसतन 81.5 अरब घन मीटर 75% निर्भरता है, जिसमें से लगभग 56.8 अरब घन मीटर मध्य प्रदेश को आवंटित है, जो कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 69.7% है। साथ ही भूमिगत जल की वार्षिक उपलब्धि 33.95 घन मीटर आंकी गई है। इस तरह मध्य प्रदेश को प्रति वर्ष उपलब्ध सभी जल की मात्रा 90.75 अरब घन मीटर आती है। इस सकल जल विभव का उपयोग करके क्या 112.9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई की जा सकती है, जिसमें प्रवाह जल से 60.9 लाख हेक्टेयर एवं भूमिगत जल से 52 लाख हेक्टेयर होना अनुमानित है। मध्य प्रदेश में अब तक वर्ष 2012-13 सकल संचित क्षेत्र 89.66 लाख हेक्टेयर ही हो पाई है। यह कुल संभाव्यता की 2/3 मात्रा है। अस्तु अभी भी सतही और भूमिगत जल की भारी मात्रा शेष है, जिसका उपयोग सिंचाई के विस्तार के लिए किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल का लगभग 13.16 अरब घन मीटर पानी भविष्य की सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश के समग्र जल संसाधन का प्रयोग करके केवल 91 लाख हेक्टेयर भूमि ही सींचा जा सकता है। इसमें से 61 लाख हेक्टेयर सतही जल से और 30 लाख हेक्टेयर भूमिगत जल से सींचना संभव है। के साधनों द्वारा सिंचाई की क्षमता का विकास। मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोतों का निर्माण एवं उनसे सिंचाई की क्षमता के सृजन की शुरुआत 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुई है। पहली शताब्दी में चंदेल वंश द्वारा खजुराहो में तालाब का निर्माण किया गया। सन 1923 में बालाघाट की वेनगंगा नहर का निर्माण हुआ। यह प्रदेश में निर्मित प्रथम नहर है। मध्य प्रदेश के सिंचाई के इतिहास में सन 1927 मील का पत्थर साबित हुआ, जब भूतपूर्व ग्वालियर रियासत में पगारा बांध बनाया गया। सन 1933 में भोपाल में पलकमती सिंचाई तालाब तथा सन 1936 में बालाघाट में मूरम नाला का निर्माण किया गया। वर्ष 1940 से 44 की अवधि में इस दिशा में विशेष प्रगति हुई, जिस अवधि में ग्वालियर रियासत में शंख असन प्रोजेक्ट, काकेटो बांध, हरसी बांध तथा तिगरा बांध बनाए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व मध्य प्रदेश में 2 बड़ी, 18 मध्यम तथा 618 छोटी सिंचाई परियोजनाएं थी। राज्य पुनर्गठन के समय सन 1956 में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की संख्या 3, मध्यम की 37 तथा लघु की 948 पहुंच गई, लेकिन सिंचाई क्षमता मात्र 4.84 लाख हेक्टेयर ही हो पाई।
सिंचाई क्षमता में वृद्धि का सीधा संबंध वृहद सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि से रहा है। सन 2013-14 में प्रदेश में कुल 4,611 पूरी की गई योजनाओं में 21 वृहद, 87 मध्यम और 4,503 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। इनकी सिंचाई की कुल स्थापित क्षमता 30.56 लाख हेक्टेयर है। इनमें आधा से थोड़ा कम 48.5%, वृहद 15%, मध्यम तथा 36.5% लघु योजनाओं का योगदान है। यह भी महत्वपूर्ण पक्ष है कि कुल स्थापित क्षमता में 2/3 66.1% का उपयोग किया गया। मध्य प्रदेश में वर्ष 2009-10 तक स्थापित सिंचाई क्षमता वाले क्षमता सबसे अधिक होशंगाबाद जिले में 227.2 हजार हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल क्षमता का 8.6% है। दूसरी ओर सबसे कम अर्जित क्षमता बुरहानपुर जिले में केवल 4.7 हजार हेक्टेयर है, जो राज्य की कुल सिंचाई क्षमता का लगभग 0.18% है। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में प्रत्येक के राज्य की कुल अर्जित सिंचाई क्षमता का 1% से भी कम है और इसकी संयुक्त क्षमता राज्य की केवल 12.17% है। सिंचाई क्षेत्र का वितरण मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि 9,876 2016 17,000 किलोमीटर है, जो राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का मात्र 40.61% है। वर्ष 2015-16 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 9,284.5 हजार हेक्टेयर था, जो बढ़कर वर्ष 2016-17 में 9,876 हजार हेक्टेयर हो गया, जो गत वर्ष की तुलना में 6.37% वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2016-17 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत 66.48% कुएं एवं नलकूप से है। उसके पश्चात नहरों, तालाबों से सिंचाई का प्रतिशत 21.12% तथा अन्य स्रोतों से शुद्ध सिंचित क्षेत्रों का प्रतिशत 12.40% रहा। मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर शुद्ध कृषित भूमि में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक सीहोर जिले में 80.2% है, जबकि सबसे कम डिंडोरी जिले में 1% है। मध्य प्रदेश सिंचाई के साधन मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, अतः यहाँ की अर्थव्यवस्था में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि हेतु पानी की कमी को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार से सिंचाई की जाती है, जिनमें प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। 1. कुएं एवं नलकूप। मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधनों में कुओं एवं नलकूपों का प्रथम स्थान है। इन साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 66.48%, 5,727 हजार हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। पेज 86। मध्य प्रदेश में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई क्षेत्र में 4 क्षेत्र अग्रणी हैं: मालवा पठार, चंबल बेसिन, बुंदेलखंड उच्च भूमि एवं मध्य नर्मदा घाटी तथा मध्य सतपुड़ा क्षेत्र। मध्य प्रदेश भूमिगत जल उपयोग। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा किए गए भूमिगत जल संसाधनों के आकलन 2009 के अनुसार राज्य में 33.95 अरब घन मीटर वार्षिक भूमिगत जल उपलब्ध है। इसमें से लगभग 32.25 अरब घन मीटर उपयोग के लिए सुलभ है। भूमिगत जल की उपलब्धता की दृष्टिकोण से बालाघाट जिले का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः छिंदवाड़ा, धार, गुना, खंडवा, नरसिंहपुर, रायसेन, सागर, शहडोल एवं शिवपुरी का स्थान आता है। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास का न्यूनतम स्तर मंडला में 5.6% से लेकर अधिकतम रतलाम में 117.3% है। भूमिगत जल के उपयोग की मात्रा के आधार पर मध्य प्रदेश में जिलों को सुरक्षित से अतिदोहन तक के वर्गों में रखा जाता है।
अगर उपयोग की जाने वाली भूमिगत जल की मात्रा जिले में संभावित भूमिगत जल की मात्रा का 70% से कम है तो वह जिला सुरक्षित माना जाता है। अगर यह प्रतिशत 70 से 90% के बीच है तो अर्ध संकटपूर्ण, 90 से 100% तक होने पर संकटपूर्ण तथा 100% से अधिक उपयोगकर्ता जिला अतिशोषण के वर्ग में रखा जाता है। उपरोक्त मानदंड के आधार पर मध्य प्रदेश में 4 जिले क्रमशः खरगोन, राजगढ़, बुरहानपुर एवं भोपाल अर्ध संकटपूर्ण, 2 जिले क्रमशः नीमच और धार संकटपूर्ण तथा 5 जिले क्रमशः इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर और रतलाम अत्यधिक शोषित की श्रेणी में आते हैं। ऐसे जिलों को काला जिला कहा जाता है। ये जिले उत्तर पश्चिम मालवा में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल की चिंतनीय दशा को देखते हुए इनके विकास की दिशा में विकासखंड स्तर पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर राज्य के 313 विकासखंडों में से 224 विकासखंड सुरक्षित, 24 विकासखंड अतिशोषित, 4 संकटपूर्ण तथा 61 अर्ध संकटपूर्ण माने गए हैं। उल्लेखनीय है कि इनका वितरण मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्रों में है। यह दशा निरंतर चिंतनीय होती जा रही है। नलकूप द्वारा सिंचाई का संकेंद्रण मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में है। यहाँ इंदौर जिले में शुद्ध सिंचित भूमि का 88.6% नलकूप से सींचा जाता है। साथ ही उज्जैन, देवास, रतलाम, धार, भोपाल, विदिशा और रायसेन जिलों में यह सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। मध्य भारत क्षेत्र में गुना, अशोकनगर, ग्वालियर और श्योपुर जिलों में भी सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। वर्ष 2012-13 में मध्य प्रदेश में नलकूपों की संख्या 6,04,668 है। मध्य प्रदेश में नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उज्जैन में 55,780 है। संख्या में इंदौर 51,850 जिले का दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में नलकूपों के घनत्व की दृष्टि से इंदौर जिला प्रथम स्थान पर है, जहां शुद्ध बोए गए क्षेत्र के प्रति 1000 हेक्टेयर पर 206.8 नलकूप है। इसके बाद क्रमशः रतलाम 142, उज्जैन 112 और भोपाल 103 का स्थान आता है। मध्य प्रदेश में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति 1000 हेक्टेयर पर 39.1 नलकूप हैं। मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सिंचित करने वाले क्षेत्रों वाले 3 क्षेत्र उल्लेखनीय हैं। उत्तरी मालवा, मंदसौर सर्वाधिक 87.2%, नीमच, शाजापुर तथा राजगढ़। बी सतपुड़ा क्षेत्र, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल तथा छिंदवाड़ा। सी बुंदेलखंड क्षेत्र, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ तथा शिवपुरी में कुआं ही सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सर्वाधिक 82.2% सिंचाई कुओं से होती है। कुओं की संख्या 1,17,269 की दृष्टि से भी मंदसौर का मध्य प्रदेश में पहला स्थान है। संभागों में सर्वाधिक कुओं 3,59,000 की संख्या उज्जैन संभाग में है। मध्य प्रदेश में कुओं से सिंचित क्षेत्र का शुद्ध सिंचित क्षेत्र में हिस्सेदारी के दृष्टिकोण से मंदसौर जिला प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के प्रति 100 हेक्टेयर पर कुओं के घनत्व में मंदसौर सर्वाधिक 33 प्रथम स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः टीकमगढ़, नीमच, राजगढ़ का स्थान आता है। औसत रूप से मध्य प्रदेश में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के प्रति 1000 हेक्टेयर पर 7 डीजल पंप और 26 विद्युत पंप है। दोनों का संयुक्त घनत्व 33 पंप प्रति 1000 हेक्टेयर आता है। इसका घनत्व नीमच में 273 पंप प्रति 1000 हेक्टेयर से लेकर डिंडोरी में केवल 7 पंप हैं। 2 नहरें मध्य प्रदेश में सिंचाई का दूसरा सबसे बड़ा साधन है, जिनसे 16.9% क्षेत्र को पानी मिलता है। नहरों से सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश में 9,534 किलोमीटर लंबी नहरें बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश में नहरों से सिंचित क्षेत्र सन 1950-51 में 118,000 हेक्टेयर से बढ़कर सन 2016-17 में 1791.2 हज़ार हेक्टेयर हो गया।
तथापि इसी अवधि में इसका कुल संचित क्षेत्र में हिस्सा 26% से घटकर 18.14% रह गया, जो इसके मंद वृद्धि का सूचक है। नहरों से संचित क्षेत्रफल में होशंगाबाद प्रथम स्थान पर। होशंगाबाद में नहरों से अधिक सिंचाई होने का मुख्य कारण यहाँ निर्मित तवा बांध है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में नहरों द्वारा शुद्ध संचित क्षेत्र के प्रतिशत हिस्से में मंडला जिला प्रथम स्थान पर है, जहाँ नहरों से केवल 24,295 हेक्टेयर सींचा गया, परंतु यह कुल सिंचित क्षेत्र का 69.5% है। मध्य प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचाई के मुख्य क्षेत्र ए चंबल बेसिन, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, शिवपुरी। बी मालवा, मध्य मालवा एवं मध्य नर्मदा घाटी, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर एवं रायसेन। सी पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, बालाघाट, सिवनी, मंडला एवं डिंडोरी है। मध्य प्रदेश प्रमुख नहरें। तवा नहर। होशंगाबाद जिले में तवा बांध परियोजना के तहत तवा एवं धेनवा नदियों के संगम पर बने 1603 मीटर लंबे बांध से निकाली गई 197 किलोमीटर लंबी दो नहरों से लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। चंबल नहर। चंबल नदी से निकाली गई 1287 किलोमीटर लंबी सभी शाखाओं सहित यह नहर मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले की श्योपुर कला तहसील में प्रवेश करती हैं तथा टरेरा के पास दो शाखाओं में क्रमशः अंबाह शाखा 179 किलोमीटर एवं मुरैना शाखा 56 किलोमीटर में बट जाती हैं। इस नहर से ग्वालियर, भिंड तथा मुरैना जिले के 13,000 गांवों की 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। हलाली नहर। रायसेन जिले में बेतवा नदी विकास योजना के अंतर्गत हलाली सिंचाई परियोजना के तहत निकाली गई 761 किलोमीटर लंबी नहर से लगभग 36,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है। बारना नहर। बारना नदी की एक सहायक नदी है जिसका उद्गम भोपाल के निकट विंध्याचल की पहाड़ी से 533 मीटर की ऊंचाई से हुआ है। बारना नदी की कुल लंबाई 96 किलोमीटर है और यह आगे चलकर अपने उद्गम से 56 किलोमीटर उत्तर पूर्व में समरी घाट के निकट नर्मदा में मिल जाती है। इस नदी क्षेत्र में पालक माटी ताल के निकट 354 मीटर लंबा तथा 37 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इसी बांध के बाई एवं दाई ओर से दो नहरें निकाली गई हैं, जिनसे लगभग 66,400 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई रायसेन जिले में की जाती है। वीनगंगा नहर। वीनगंगा नहर से निकाली गई 45 किलोमीटर लंबी इस नहर से मध्य प्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र के भंडारा जिले सिंचाई से लाभान्वित होते हैं। इस नहर की दो शाखाएं 35 किलोमीटर लंबी हैं। पेज 88। भारत में सिंचाई। भारत में योजना आयोग। अब नीति आयोग ने सिंचाई संबंधी योजनाओं को मुख्य 3 वर्गों में रखा है। एक, वृहद सिंचाई योजना। इस श्रेणी में उन सिंचाई योजनाओं और कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाता है जिसके अंतर्गत 10,000 से अधिक हेक्टेयर का कृषि योग्य क्षेत्र आता है। इस वर्ग में नहरों एवं बहुउद्देशीय योजनाएं शामिल की जाती हैं। 2, मध्यम सिंचाई योजना। इस श्रेणी में उन सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम हो। ये योजनाएं मध्यम आकार की होती हैं। देश में विकसित छोटी नहरें इस वर्ग की सिंचाई योजना का सर्वोत्तम उदाहरण है। 3, लघु सिंचाई योजना। इस श्रेणी में उन सिंचाई योजनाओं को शामिल किया जाता है जिनका कृषि योग्य क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर या उससे कम हो। इस श्रेणी में सम्मिलित क्षेत्र को किसी वृहद या मध्यम आकार वाली योजनाओं का अंग नहीं बनाया जा सकता। इस वर्ग की योजनाओं में कुएं, नलकूप, पंप सेट, ड्रिप सिंचाई, तालाब और छोटी नहरों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत की सिंचाई का लगभग 62% भाग आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से की जाती है। मध्य प्रदेश वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजना। वृहद योजनाएं। मध्य प्रदेश में कुल 22 परियोजनाओं में से 13 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं एवं 9 परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष 2013-14 में 21 बड़ी योजनाओं में से
योजनाओं से सिंचाई की गई। इसके अतिरिक्त 6 परियोजनाओं के विस्तार आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है। मध्यम योजनाएं। मध्य प्रदेश में 141 मध्यम योजनाओं में से 110 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। इनमें से वर्तमान में 87 मध्यम योजनाओं से सिंचाई की गई। अन्य 31 मध्यम योजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं तथा 4 परियोजनाओं की शासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। लघु योजनाएं। मध्य प्रदेश में कुल स्वीकृत 5237 योजनाओं में से 4503 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं एवं 734 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माण के लिए विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 4611 परियोजनाओं से सिंचाई हेतु पानी मिलने लगा है। मध्य प्रदेश पूर्ण वृहद परियोजनाओं तथा उनसे लाभान्वित जिले एवं सिंचित क्षेत्र 2011-12 क्रमांक प्रोजेक्ट बेसिन लाभान्वित जिला